जहानुमा की आज के मुंतखबा मौज़ूआत इस तरह हैं। SCO सरबराह इजलास में वेंकैया नायडू का बयान, सरहद पार से दहशतगर्दी तमाम अरकान के लिए एक ज़बरदस्त चैलेंज। इजलास में BRI के लिए रुकन ममालिक की हिमायत पर हिंदुस्तान ने नहीं किया स्वाद। तौसी पसंद ताकतों, सरहद पार से दरअंदाजों और मुल्क की तकसीम के लिए कोशा अफराद को हिंदुस्तान ने दिया है मुंह तोड़ जवाब। नरेंद्र मोदी, ताइवान हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात के लिए कोशा। पूंछ में कंट्रोल लाइन पर पाकिस्तानी फौज के जरिए जंगबंदी की ताज़ा खिलाफ वर्जी। अफगानिस्तान में सलामती दस्तों के साथ झड़पों में 28 तालिबान जंगजू हलाक। और ईरानी साइंसदान की हलाकत के लिए इसराइल और जिला वतन हिज़्ब इख्तिलाफ ग्रुप जिम्मेदार। तेहरान। आज मुल्क के बेशतर अखबारात ने नायब सदर वेंकैया नायडू के इस बयान को नुमाया अहमियत के साथ शाया किया है कि सरहद पार से की जाने वाली दहशतगर्दी शंघाई ताउन तंजीम के अरकान के लिए ज़बरदस्त चैलेंज बनी हुई है। दहशतगर्दी तमाम इंसानियत की दुश्मन है जिसका सबको मिलकर मुकाबला करना है। अपनी खबर में रोजनामा हिंदू ने तहरीर किया है कि उन्होंने ये बयान तंजीम के सरबराहाने ममलिकत के एक इजलास की मेज़बानी करते हुए दिया। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को सरकारी सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी से तशवीश है। ख्याल रहे कि वज़ीर-ए-आज़म सतह की इस कॉन्फ्रेंस में नायब सदर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जगह शिरकत की। दूसरी जानिब हिंदुस्तान की मेज़बानी में मुनक्किदा इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी शिरकत नहीं की, लेकिन उन्होंने अपनी नयाबत के लिए पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए खारिजा उमूर अंदलीब अब्बास को भेजा था। अखबार आगे लिखता है कि तिजारत और माशी अमूर से मुतालिक SCO काउंसिल ने कहा है कि इस तंजीम में शामिल तमाम रुकन ममालिक मुतादी और गैर मुतादी बीमारियों की रोकथाम व कंट्रोल, हिफ्ज़ान सेहत और इल्म वबाई अमराज कोविड-19 से पैदा हालात से निमटने, जाली अदविया के खात्मे और मेडिकल टूरिज्म में ताउन के लिए अहद बस्ता हैं। अखबार के मुताबिक कोविड से पैदा नताइज पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए नायब सदर वेंकैया नायडू ने कहा कि पायदार माशी बहाली, मजीद खुले हुए माशी तरीक़ेकार और कसीर जहती तिजारती कवायद के निफाज पर मुनहसर है। इसके अलावा उन्होंने आलमी सेहत तंजीम समेत आलमी इदारों में इस्लाहात पर भी जोर दिया। रोजनामा हिंदुस्तान टाइम्स ने इसी इजलास के हवाले से तहरीर किया है कि इजलास में रुकन ममालिक कजाकिस्तान, किर्गिज जमहूरिया, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने मुश्तरका एलामिये में चीन के BRI प्रोजेक्ट की हिमायत की, मगर हिंदुस्तान ने इस पर सौद नहीं किया। वाज़ेह हो कि हिंदुस्तान मुसलसल इस प्रोजेक्ट की मुखालफत करता रहा है क्योंकि इसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर से गुजरता है। तौसी पसंद ताकतों, सरहद पार से दरअंदाजों और मुल्क को तकसीम करने के लिए कोशा अफराद के हवाले से रोजनामा हिंदुस्तान टाइम्स में शाये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का बयान भी काबिल तवज्जो है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान ने इस तरह की तमाम ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में वज़ीर-ए-आज़म ने पीर की रोज़ दीपावली तकरीबात में शिरकत की और इस मौके पर बुनियादी ढांचों से मुतालिक कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी किया। शोधा को खराज अक़ीदत पेश करते हुए उन्होंने कहा कि वो इन तमाम सिपाहियों की अज़मत को सलाम करते हैं जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क ने गरीबी के अंधेरों, नाइंसाफ़ी और तफरीक के खिलाफ तब्दीली के दिए रोशन किए हैं। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने गुरु नानक देव जी की सताइश करते हुए कहा कि सिख मत के बानी इस्लाह की अजीम अलामत हैं। नई दिल्ली में ताइपेई के सफ़ीर की हैसियत से काम करने वाले बावशान गिर ने कहा है कि सलामती को दरपेश नए खतरात जैसे दीगर ममालिक की मुश्तरका कवायद व ज़वाबित और अक़दार नीज़ कोविड-19 पर ख़यालात की हम आहंगी ने हिंदुस्तान और ताइवान के दरमियान ताउन के फ़रोग़ की कोशिशों में इजाफ़ा किया है। इस हवाले से रोजनामा हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है कि सितंबर में नई दिल्ली में ताइपेई इकोनॉमिक और कल्चरल सेंटर के सरबराह का ओहदा संभालने के बाद हिंदुस्तानी ज़राए अबलाग को दिए गए इंटरव्यू में गिर का ये बयान हिंदुस्तान और ताइवान के जरिए बाहमी ताउन के फ़रोग़ की कोशिश के पस मंज़र में उस वक्त सामने आया है जब नई दिल्ली और बीजिंग के दरमियान सरहदी तातुल जारी है। हिंदुस्तान ने बीजिंग की वन चाइना पॉलिसी से इनहराफ तो नहीं किया है, मगर इसके साथ ही इसने एक आला सिफारतकार और मैंड्रिन बोलने वाले गोरंग लालदास की इंडिया ताइपेई एसोसिएशन में अपने नुमाइंदे के बतौर तकर्रुरी की है।
दूसरी जानिब ताइवान ने अमेरिका और बरतानिया में साबिका आला सफारतकार गीर को हिंदुस्तान भेजा है। जब इनसे पूछा गया कि आया बीजिंग की तरफ से दरपेश चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए नई दिल्ली और ताइपेई के दरमियान मिलजुल कर काम करने की कोई गुंजाइश है, तो उन्होंने चीन का नाम लिए बगैर कहा कि दो तरफा ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी होना चाहिए, न कि दीगर बैरूनी अवामिल पर। इसके साथ ही उन्होंने इशारा दिया कि तरफैन को अपने मजमूई ताल्लुकात पर नजरसानी करना चाहिए। अपने मुल्क के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि चीन ने ताइवान को डराने धमकाने के लिए अपनी कोशिशें तर्क नहीं की हैं और वो इनके मुल्क के मुहासरे और इनको मुश्तइल करने के लिए फौजी तैयारे और जहाज भेज रहा है। अखबार ने तवज्जो दिलाई है कि हिंद चीन तातुल के दरमियान चीन हिंदुस्तान और ताइवान के बढ़ते हुए ताल्लुकात पर अपने गुस्से का बार बार इजहार करता रहा है। यहाँ तक कि अक्टूबर में ताइवान के कौमी दिन की नामनिगारी के लिए वो हिंदुस्तानी ज़राए अबलाग के लिए अवामिर व नवाही की एक फहरिस्त भी जारी कर चुका है। इसके साथ ही इसने ये भी कहा है कि ज़राए अबलाग को वन चाइना पॉलिसी का एहतराम करना चाहिए। इसी अखबार की एक और खबर के मुताबिक एक तरफ जब हिंदुस्तान और चीन मशरकी लद्दाख में तातुल दूर करने के लिए फौजी मुज़ाकरात के नए दौर की तैयारियां कर रहे हैं, तो नई दिल्ली हुकूमत फौजों की वापसी और कशीदगी दूर करने के लाएअमल के सिलसिले में बीजिंग की तरफ से कुछ वजाहतों की मुंतज़िर है। अखबार हिंदू की खबर के मुताबिक पीर के रोज जम्मू कश्मीर के पूंछ जिला में कंट्रोल लाइन पर पाकिस्तान ने एक बार फिर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। हुकाम ने बताया कि पाकिस्तानी फौज ने सरहदी चौकियों को निशाना बनाते हुए बिला इश्ताल जबरदस्त फायरिंग और गोलाबारी की, जिसका हिंदुस्तानी फौज ने भरपूर जवाब दिया। ख्याल है कि गुज़िश्ता महीनों में भी पाकिस्तानी फौजों ने सख्त फायरिंग और गोलाबारी की थी, जिसकी वजह से मुतअद्दिद हलाकतें हुई हैं और जम्मू कश्मीर में हिंद पाकिस्तान सरहद पर रहने वाले लोगों में खौफ और दहशत फैल गई थी। गुज़िश्ता हफ्ते राजौरी ज़िले के सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से की गई शदीद फायरिंग में हिंदुस्तानी फौज के दो जवान नायक प्रेम बहादुर और राइफलमैन सुखबीर सिंह शहीद हुए थे। अफगानिस्तान के सूबे कंधार में सलामती दस्तों के साथ झड़पों में 28 तालिबान जंगजू हलाक और 14 जख्मी हो गए हैं। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा ने अफगान वजारत दिफा के हवाले से खबर दी है कि पीर की सुबह जंगजू ने सूबा कंधार के डांड जिले में सलामती दस्तों और दिफाई चौकियों पर हमला किया, जिसके जवाब में अफगान सलामती अफवाज ने अपनी फ़ज़ाए के ताउन से जवाबी कार्रवाई की। इस कार्रवाई में तालिबान के असलहा और गोला बारूद को भी तबाह कर दिया गया। अखबार आगे रकम तराज है कि अफगान वजारत दिफा के अखबारी बयान के मुताबिक गजनी के दहशत गर्दाना हमले का अहम साजिशी जिला गेरो में इतवार के रोज़ फ़ज़ाए हमले में हला कर दिया गया। इस हमले में 7 दहशतगर्द भी मारे गए। मौके से बरामद किए जाने वाले असलहा और गोला बारूद को भी तबाह कर दिया गया है। ईरानी साइंसदान की हलाकत के लिए इसराइल और जिला वतन हिज़्ब इख्तिलाफ ग्रुप जिम्मेदार, तेहरान। ये सुर्खी रोज़नामा हिंदू की खबर के मुताबिक ईरान ने कहा है कि उसके आला साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा की हलाकत के लिए इसराइल और जिला वतन हिज़्ब इख्तिलाफ ग्रुप ने पेचीदा तरीक़ाकार इस्तेमाल किया है। इसराइल ने फ़खरीज़ादा को ईरान की बाबाए न्यूक्लियाई इसलाह प्रोग्राम का नाम दिया था। इस साइंसदान की तदफीन के मौके पर इस्लामी जमहूरिया ईरान ने अपने काम को दोगुना करने के अज़्म का इजहार किया है। अखबार ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की आला अहदेदार रियर एडमिरल अली शिमहानी के हवाले से आगे लिखता है कि इस पेचीदा कार्रवाई में इलेक्ट्रॉनिक आलात का इस्तेमाल किया गया था और मौका वारदात पर कोई मौजूद नहीं था। इसराइली हुकूमत और उसके खुफिया इदारे का हवाला देते हुए उन्होंने मजीद कहा कि सहूनी हुकूमत के साथ साथ ईरान के पीपल्स मुजाहिदीन ग्रुप भी इसमें यकीनन मुलव्वस हैं। ईरान के सदर हसन रूहानी ने शनिचर के रोज़ इसराइल पर यह कहते हुए इल्ज़ाम लगाया था कि इस कत्ल में इसराइल ने बकौल उनके अमेरिका के किराए के सिपाही का किरदार अदा किया है। उर्दू न्यूज़ मैगज़ीन के तहत अभी आप सुन रहे थे हालात हाज़रा पर मबनी जहानुमा। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीज़न ऑल इंडिया रेडियो की ये उर्दू सर्विस है। और लीजिए अब सुनिए आज की बात। 26 नवंबर सन 2008 के मुंबई हमलों के एक कलीदी मुजरिम तहावुर राना के बारे में एक दिलचस्प इंकिशाफ हुआ है, जिसे ये भी अंदाज़ा होता है कि सन 2008 के नवंबर महीने में जो लश्कर तैयबा का हमला हुआ था उसकी कितने बड़े पैमाने पर मनसूबाबंदी की गई थी।
نیز یہ کہ خود پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے بھی ان حملوں میں نمایاں رول ادا کیا تھا۔ ویسے تو پاکستان ہمیشہ اس بات کی تردید کرتا رہا ہے کہ ہندوستان میں ہونے والے حملوں میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ دہشت گردوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ پاکستان کی 2 بڑی دہشت گرد تنظیموں نے ہندوستان میں چھوٹے بڑے متعدد حملے کیے ہیں اور ان تنظیموں کی براہ راست فوجی ٹولے کی طرف سے سرپرستی اور حوصلہ افزائی ہوتی رہی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان تردید کرنے کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی طور پر اقرار بھی کرتا ہے کہ دہشت گرد تنظیمیں اسی کی سرپرستی میں قائم کی گئی تھیں۔ مثلاً سابق فوجی ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف نے کئی بار اس کا ذکر کیا ہے کہ پاکستان نے لشکر طیبہ سمیت بعض تنظیمیں خود ہی قائم کرائی تھیں۔ حال ہی میں عمران خان کی کابینہ کے ایک سینئر وزیر فواد چودھری نے شیخی بگاڑتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان نے پلوامہ میں گھس کر ہندوستان کو مارا تھا، یعنی انہوں نے یہ کریڈٹ لیا تھا کہ پلوامہ میں جو CRPF کے 40 جوان شہید کیے گئے تھے ان کی ہلاکت کا کارنامہ کسی اور نے نہیں بلکہ پاکستان نے انجام دیا تھا۔ گویا اس طور پر پاکستان نے اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا تھا۔ اور اب تحور رانا اور ڈیوڈ ہیڈلی کے بارے میں امریکہ میں ہونے والی عدالتی کارروائی کے حوالے سے بعض اہم انکشافات سامنے آئے ہیں۔ یاد رہے کہ تحور رانا پاکستانی نسل کا کینیڈا کا شہری ہے، جبکہ ڈیوڈ ہیڈلی عرف داؤد جیلانی پاکستانی امریکی شہری۔ یہ دونوں ممبئی حملوں کی منصوبہ بندی میں نہ صرف ملوث تھے بلکہ نمایاں رول بھی ادا کیا تھا۔ تحور رانا نے امریکی تفتیشی ایجنسی FBI کے سابق ایجنٹ ڈیوڈ ہیڈلی کی ممبئی حملوں کی منصوبہ بندی میں بھرپور مدد کی تھی۔ ایک امریکی عدالت نے 2011 میں اسے مجرم گردانتے ہوئے 14 سال کی سزا سنائی تھی۔ سزا ڈیوڈ ہیڈلی کو ملی تھی، لیکن امریکہ سے ہونے والے ایک سمجھوتے کے تحت اسے سزا صرف امریکہ میں ہی دی جا سکتی تھی۔ بہرحال اسے 35 سال کی سزا سنائی گئی تھی، وہ ہندوستان کے حوالے نہیں کیا جائے گا، لیکن تحور رانا ہندوستانی ایجنسی NIA کو ممبئی حملوں کے معاملے میں مطلوب ہے اور اسے ہندوستان کے حوالے کرنے سے متعلق کارروائیاں شروع ہو چکی ہیں۔ امریکی حکام نے کیلیفورنیا کی ایک عدالت میں اس سلسلے میں جو کاغذات پیش کیے ہیں ان میں کئی اہم باتیں سامنے آئی ہیں۔ مثلاً 2006 سے 2008 تک تحور نے اپنے بچپن کے دوست ڈیوڈ ہیڈلی کی بھرپور مدد کی تھی تاکہ ممبئی حملوں کی منصوبہ بندی ہو سکے۔ ہیڈلی کے لشکر طیبہ سے رابطے سن 2008 سے پہلے ہی قائم تھے۔ ان کاغذات کے مطابق جون 2006 میں ہیڈلی تحور رانا سے شکاگو میں ملا تھا اور لشکر طیبہ سے اپنے رابطوں کے بارے میں اسے بتایا تھا۔ تحور نے اس کے ساتھ تعاون کرنے کا وعدہ کیا تھا اور پلان کے مطابق اس نے اپنے بزنس کا ایک برانچ ممبئی میں قائم کیا تاکہ ہیڈلی کی مدد کر سکے۔ اس کے بعد ہیڈلی نے پاکستان کا دورہ کیا اور لشکر طیبہ کے لیڈروں سے ملا۔ تحور نے ممبئی برانچ قائم کر کے ہیڈلی کی مدد کی اور ہیڈلی نے ممبئی کے ان مقامات کا جائزہ لے کر بعض جگہوں کی نشاندہی کی جہاں سے حملوں کو کامیاب بنایا جا سکتا تھا۔ سن 2008 میں ممبئی پر جو حملہ ہوا تھا اس میں حصہ لینے والے 9 دہشت گرد تو ہلاک کر دیے گئے تھے، لیکن زندہ بچ جانے والا اجمل قصاب گرفتار کر لیا گیا تھا، جس پر مقدمہ چلا اور چند سال بعد اسے پھانسی دے دی گئی۔ تحور رانا اور ہیڈلی کو بھی امریکہ میں سزا ہوئی۔ اجمل قصاب نے زندہ پکڑے جانے کے بعد جو بیانات دیے تھے ان میں لشکر طیبہ کے بانی حافظ سعید اور پاکستانی فوج کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ اس پوری سازش میں انہوں نے اہم رول ادا کیا تھا۔ ڈیوڈ ہیڈلی کے بیان سے بھی کم و بیش انہی باتوں کی تصدیق ہوئی تھی۔ حافظ سعید ممبئی حملوں کا ماسٹر مائنڈ تھا، لیکن ابھی تک ممبئی حملوں کے سلسلے میں اسے نہ سزا ہوئی اور نہ ہی کوئی اور کارروائی ہوئی۔ FATF کے عطاب سے بچنے کے لیے البتہ دہشت گردوں کو فنڈ فراہم کرنے کے سلسلے میں اسے سزا ہوئی ہے۔ امریکی حکام نے تحور رانا کو ہندوستان کے حوالے کیے جانے کے سلسلے میں جو میمورنڈم کیلیفورنیا کی ضلع عدالت میں پیش کیا ہے
उस तक बाज मोतबर और मौखर अखबारों ने रसाई हासिल की है। इसमें बहुत से हक़ाइक़ सामने आए हैं। अमेरिका की एजेंसी FBI के पास तहव्वुर राना और हेडली की बातचीत का रिकॉर्ड मौजूद है। राना ने यह भी कहा था कि मुंबई हमलों के सिलसिले में इसने जो गिराकदर खिदमात अंजाम दी हैं, इनके एवज इसे आला तरीन मेडल से नवाजा जाना चाहिए। उम्मीद है कि हिंदुस्तान के हवाले किए जाने के बाद तहव्वुर राना से जब पूछताछ होगी तो वो और भी बहुत से इंकशाफ सामने आएंगे और ये भी अंदाज़ा हो सकेगा कि मुंबई हमलों की साजिश का सिलसिला कितना दराज था। उर्दू न्यूज मैगजीन में अभी आप सुन रहे थे आज की बात। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो की ये उर्दू सर्विस है। उर्दू न्यूज मैगजीन में आइए अब सुनते हैं खबरनामा। हुसैन अख्तर से खबरें सुनिए। नई दिल्ली में किसानों के नुमाइंदों और सरकार के दरमियान बातचीत जारी है। जम्मू कश्मीर में जिला तरक्याती कौंसिल के चुनाव का दूसरा मरहला पूरा हो गया है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में कानून साज कौंसिल के लिए और हैदराबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए भी आज पोलिंग हो रही है। कोविड-19 से शिफायाब होने वालों की कौमी शरह 93.94% हो गई है। अब तक 14 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। आज दुनिया भर में एड्स की रोकथाम का दिन मनाया जा रहा है। खबरें तफसील से। इस वक्त नई दिल्ली में किसानों के नुमाइंदों और सरकार के दरमियान बातचीत जारी है। इससे पहले बीजेपी के सदर JP नड्डा की रिहाइशगाह पर किसानों के एहतजाज के सिलसिले में वजीर दाखिला अमित शाह, ज़राअत के वजीर नरेंद्र सिंह तोमर और वजीर दिफा राजनाथ सिंह की एक मीटिंग हुई थी। आज सुबह नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए वजीर ज़राअत ने कहा था कि सरकार किसान रहनुमाओं से बातचीत के लिए तैयार है और उन्हें आज तीसरे पहर 3 बजे बातचीत के लिए मदऊ किया गया है। आज जम्मू कश्मीर में 43 जिला तरक्याती कौंसिल के हलकों में वोट डाले गए। इनमें से 25 कश्मीर वादी में और 18 जम्मू डिवीज़न में हैं। आज ही सरपंचों की 83 और पंचों की 331 सीटों के लिए भी वोट डाले गए हैं। ऑल इंडिया रेडियो के जम्मू के नामानिगार ने खबर दी है कि कश्मीर डिवीज़न और जम्मू डिवीज़न के पहाड़ी इलाकों में सख्त सर्दी के बावजूद वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखी गईं। हफ्ते के दिन इन चुनाव के पहले मरहले में 52% वोट डाले गए थे। वहां इंतखाबात के कुल 8 दौर होंगे। दफ़ा 370 मनसूख किए जाने और जम्मू कश्मीर रियासत को मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम 2 इलाके बनाने के बाद वहां ज़िला तरक्याती कौंसिल का चुनाव पहला इंतखाबी अमल है। उत्तर प्रदेश में ग्रेजुएट और टीचर हलकों से कानून साज कौंसिल की 11 सीटों के लिए आज पोलिंग हो रही है। पोलिंग का वक्त सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक है। अब तक किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई खबर नहीं मिली है। वोटों की गिनती 3 तारीख को की जाएगी। आज ही महाराष्ट्र में रियासती कानून साज कौंसिल के लिए टीचर और ग्रेजुएट हलकों से मेंबर चुनने के लिए पोलिंग हो रही है। वहां भी पोलिंग के औकात शाम 5 बजे तक हैं। हर पोलिंग मरकज़ में एक आला मेडिकल ऑफिसर भी मुकर्रर किया गया है। उधर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए भी आज पोलिंग हो रही है। वहां शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। कोविड की वजह से सख्त एहतियाती इक़दाम किए गए हैं और सिक्योरिटी का भी माकूल इंतज़ाम किया गया है। वोटिंग पुरअमन तौर पर जारी है। 74 लाख से ज़्यादा वोटर कॉरपोरेशन के 150 मेंबरों का इंतखाब करेंगे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोविड के तकरीबन 9,70,000 नमूनों की जांच की गई। इस तरह मजमूई तौर पर अब तक 14,13,50,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। वजारत सेहत ने कहा है कि इंतहाई आला सतह की जांच के नतीजे में कोविड के केसों का जल्द पता लगाने और इसके मौसर इलाज के अलावा मुतासरा मरीजों को अलग थलग रखने में मदद मिली है। उसने ये भी कहा है कि इस शरह अमवात में कमी वाक़ हुई है। मरकज़ी हुकूमत और तिब्बी तहकीक की भारतीय कौंसिल ने एक मुनज़्ज़म ढंग से टेस्टिंग के बुनियादी ढांचे में इजाफा किया है। WHO ने फी 10 लाख की आबादी के लिए यौमिया जितने टेस्ट तजवीज़ किए हैं, मुल्क में इसके मुकाबले में 50 गुना ज़्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। मुल्क में इस वक्त कोविड के नमूनों की जांच के लिए 2170 लैब्स हैं, जिनमें 176 सरकारी और 994 प्राइवेट लैब्स हैं।
भारत ने कोविड के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक अहम संग मील तय किया है। मरीजों की यौमिया तादाद पिछले 24 दिन से लगातार 50,000 से कम चल रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 31,000 नए तस्दीक शुदा मामलात का पता चला है और इसी मुद्दत में लगभग 42,000 अफराद शिफा याब हुए हैं। इस तरह मजमूई तौर पर 88,90,000 से ज़्यादा अफराद अब तक रूब सेहत हो चुके हैं और शिफा याब होने वालों की कौमी सतह पर ये शरह 93.94% तक पहुँच गई है। ज़ेर इलाज मरीज़ों के मुकाबले में सेहतयाब होने वाले मरीज़ों की तादाद लगभग 20 गुना ज़्यादा है। वजारत सेहत के मुताबिक तकरीबन 78% कोरोना के नए मरीज़ 10 रियासतों और मरकज़ के इंतज़ाम वाले इलाकों में हैं, जिनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, केरला, मगरबी बंगाल, हरियाणा और राजस्थान भी शामिल है। कोविड-19 टीके की तैयारी के लिए भारत की पेशकदमी आलमी मफाद में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में दुनिया की कामयाब क़यादत करने के बाद भारत अब इस टीके की तैयारी और तकसीम वगैरह के काम में दुनिया में एक फैसला कुन रोल अदा करने के लिए तैयार है। गुजरात के सरकर्दा रोज़ाना अखबारात में शाया होने वाले एक मजमून में वज़ीर आज़म ने भारत को आलमी फार्मेसी बनाने के लिए साइंसदानों की हौसला अफजाई की है। ये खबरें ऑल इंडिया रेडियो से नशर की जा रही हैं। आज सरहदी हिफाजती फोर्स BSF के क़याम को 56 साल पूरे हो गए हैं। 1965 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई के फ़ौरन बाद पार्लियामेंट के कानून के मुताबिक 1 दिसंबर 1965 को BSF तश्कील दी गई थी। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने BSF के अमले और उनके अरकान ख़ानदान के लिए अपने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। जनाब मोदी ने एक ट्वीट में मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ में BSF के जवानों की बहादुरी और शुजाअत और कुदरती आफ़ात के दौरान शहरियों की मदद के लिए सताइश करते हुए कहा कि मुल्क को BSF पर फ़ख्र है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी BSF के जवानों को उनकी खिदमत और फ़र्ज़ शनासी के लिए खिराज तहसीन पेश किया है। एक ट्वीट में जनाब शाह ने कहा कि BSF हमेशा जीवन पर्यंत कर्तव्य के उसूल पर कारबंद रही है। वज़ीर दिफा ने कहा कि मुल्क को BSF पर फ़ख्र है। अमेरिका ने चीनी कंपनी चाइना नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमेरिका ने कंपनी पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो वेनेजुएला में जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए सदर निकोलस मैडुरो की कोशिशों की हिमायत कर रही है। चीन की नुक्ताचीनी करते हुए अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने कहा कि चीनी कंपनी ने सरकारी तौर पर टेली कम्युनिकेशन सर्विस फराहम कराने वालों को साइबर और तकनीकी माहिरीन फराहम किए हैं, जो अपोजिशन मेंबरों के ज़रिए तकरीरों और ऑनलाइन आज़ाद अखबारों को आए दिन नुकसान पहुंचाती है। आज दुनिया भर में एड्स की रोकथाम का दिन मनाया जा रहा है। इसका मकसद अवाम में इस बीमारी के बारे में बेदारी पैदा करना है। ये दिन HIV के खिलाफ जारी लड़ाई में अवाम को मुत्तहिद करने का मौका फराहम करता है और इसका मकसद इस मर्ज में मुब्तला मरीजों के साथ यगानगत का इजहार करना भी शामिल है। आलमी सेहत तंजीम ने कहा है कि HIV की वबा ख़त्म नहीं हुई है और हो सकता है कि ये कोविड-19 की वबा के साथ बढ़ भी रही हो। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडन आज बाकायदा अपने चोटी के इक़्तिसादी पॉलिसी मशीरों को मुतारिफ़ कराएंगे, जबकि उनकी इंतज़ामिया कोरोना वायरस आलमी वबा के बीच इक़्तिदार लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। जो बाइडन के ताज़ा इक़दाम से ज़ाहिर होता है कि वो इक़्तिसादी शोबे में बहुत सी ख़वातीन को अहम रोल देंगे। इससे उनकी वफाकी हुकूमत के आला तरीन सतह पर बढ़ते हुए तनव्वुर के अज़्म का इज़हार होता है। नई टीम आलमी वबा से निमटने के लिए जो बाइडन के ज़्यादा सरगर्म तरीक़ेकार को मज़ीद तक़वीत देगी। टीम के दूसरे मेंबरों में सेसिलिया राउस भी शामिल हैं, जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उन्हें इक़्तिसादी मुशीरों की कौंसिल के चेयरमैन की हैसियत से शामिल किया गया है। वो ऐसी पहली सियाफ़ाम खातून भी हैं जो इक़्तिसादी मुशीरों की कौंसिल की क़ियादत करेंगी। ख़ास खबरें एक बार फिर सुनिए। नई दिल्ली में किसानों के नुमाइंदों और सरकार के दरमियान बातचीत जारी है। जम्मू कश्मीर में ज़िला तरक्याती कौंसिल के चुनाव का दूसरा मरहला पूरा हो गया है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में कानून साज कौंसिल के लिए और हैदराबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए भी आज पोलिंग हो रही है। कोविड-19 से शिफायाब होने वालों की कौमी शरह 93.94% हो गई है। अब तक 14 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं।
गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोविड के तकरीबन 9,70,000 नमूनों की जांच की गई है। मरकजी हुकूमत और तिब्बी तहकीक की भारतीय कौंसिल ने एक मुनज़्ज़म ढंग से टेस्टिंग के बुनियादी ढांचे में इजाफा किया है। मुल्क में इस वक्त कोविड के नमूनों की जांच के लिए 2170 लैब्स हैं और आज दुनिया भर में एड्स की रोकथाम का दिन मनाया जा रहा है। खबरें खत्म हुई। इस खबरनामे के साथ ही आज का उर्दू न्यूज़ मैगजीन का ये शुमारा अब इख्तिताम पजीर होता है। आइंदा प्रोग्राम में आपसे फिर होगी मुलाकात। आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज, शब बखैर, जय हिंद।